Today we will understand a sorting algorithm that is called insertion sort. हालांकि इस एल्गोरिथम को हम डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं और नॉर्मली इन डेटा स्ट्रक्चर वी अंडरस्टैंड द प्रोसीजर एंड वी ट्राई टू राइट द प्रोग्राम, बट वहाँ पे हम नॉर्मली एल्गोरिथम पे उतना फोकस नहीं करते हैं और एल्गोरिथम की रनिंग टाइम पे फोकस नहीं करते हैं कि एल्गोरिथम कैसी है। बट यहाँ पे डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम सब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम का प्रोसीजर भी समझेंगे और देन वी विल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर वी विल राइट और वी विल डिजाइन द एल्गोरिथम एंड आफ्टर दैट वी विल आल्सो कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम। तो ये जो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है ये स्मॉलर साइज इनपुट के लिए ज़्यादा बेटर वर्क करती है और स्मॉलर साइज इनपुट के लिए इसका जो ऑर्डर ऑफ रनिंग टाइम होता है ओ ऑफ एन होता है, यानी लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बट व्हेन एवर इनपुट साइज एन इंक्रीजेज देन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज आल्सो इंक्रीजेज। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लार्जर साइज इनपुट के लिए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाती है। तो इस प्रोसीजर को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं और फॉर दैट वी विल टेक सम वैल्यूज। सपोज वैल्यूज आर 5, 4, 9, 3, 2, 7 एंड 8। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं हमारी वो 7 है और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमें इस एल्गोरिथम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्टिंग कर सकते हैं बट फिलहाल हम यहाँ पे इस एल्गोरिथम को, इन नंबर्स को, इस एल्गोरिथम को यूज करके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करेंगे। इस एल्गोरिथम को करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, हम दोनों ही तरीकों को समझेंगे। तो पहला तरीका ये है कि हम यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट वैल्यू जो पॉसिबल है वो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। A0 एलिमेंट पे हम यहाँ पे these elements are stored in array, so this is A1, A2, A3, A4, this is A5, A6 and A7. So we have 7 values, n equal to 7, and this element, smallest element, will be stored in फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे दैट इज A0। तो अगर हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी निगेटिव वैल्यू या माइनस इनफाइनाइट टाइप की वैल्यू। हालांकि माइनस इनफाइनाइट को हम कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर सकते, तो इसलिए डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट वैल्यू कंसीडर करनी है। तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई, इन सबसे स्मॉलेस्ट। तो अब हम इस एल्गोरिथम में करते क्या हैं कि कोई एक करंट एलिमेंट है, जैसे हम मिडिल का कोई एक स्टेप समझ लेते हैं। तो जैसे ये हमारा करंट एलिमेंट है तो इस एलिमेंट को हम कंपेयर करते जाएंगे इधर के एलिमेंट से, लेफ्ट साइड के एलिमेंट से। तो ये एलिमेंट जब तक छोटा है तब तक इन एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करते जाएंगे और जैसे ही ये एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से बड़ा हो जाता है, तो जिस एलिमेंट से बड़ा होता है तो उसकी अगली पोजीशन पे इस एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। तो इसी तरह से हम हर एक एलिमेंट को कंसीडर करते जाएंगे, कंपेयर करते जाएंगे, एलिमेंट्स को शिफ्ट करते जाएंगे और जैसे ही ये बड़ा मिलता है जिस भी एलिमेंट से, उसकी अगली पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करते जाएंगे। इसीलिए इस एल्गोरिथम का नाम इंसर्शन सॉर्ट है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, अभी हम इस तरीके को कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसकी जो टर्मिनेशन कंडीशन है वो इंडेक्स के बेसिस पे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या है कि जैसे मान लिया ये करंट इंडेक्स पोजीशन 4 है, तो आपको इस एलिमेंट को लेफ्ट साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ कंपेयर करना है। इसके लिए हम एक आई वेरिएबल ले सकते हैं, इंडेक्स वेरिएबल। तो उस आई की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट तक,
तो जब तक 0 से बड़ी है तब तक कंपेयर करना है। तो हम इस आई को एक टर्मिनेशन कंडीशन बनाएंगे कि कब तक हमें इस एलिमेंट को, करंट एलिमेंट को लेफ्ट साइड के एलिमेंट से कंपेयर करना है। तो लास्ट एलिमेंट हमारा आई ग्रेटर देन 0 पे मिल जाएगा। तो नाउ कंसीडर अ वेरिएबल, जो करंट एलिमेंट है इसको हम जे मान लेते हैं, और ध्यान रहे कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा ट्रिवियली सॉर्टेड होता है, तो इसलिए हम करंट एलिमेंट जे इक्वल टू 2, जे एंड आई आर इंडेक्स वेरिएबल, तो जे को 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी एक आगे से स्टार्ट करेंगे, और एक और वेरिएबल लेंगे आई, जो कि हमेशा जे से एक कम होगा, तो आई इक्वल टू जे माइनस 1। तो ये किसी भी टाइम पे जो हमारी लेफ्ट साइड की सब अरे होगी, जैसे मान लिया जे यहाँ है, तो लेफ्ट साइड की अरे हमारी 5 4 9 हो गई। तो लेफ्ट साइड की अरे आफ्टर एनी पास विल ऑलवेज बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो 1 से लेके जे माइनस 1 तक की जो सब अरे है, दिस विल ऑलवेज बी इन सॉर्टेड ऑर्डर, और जे से लेके एन तक की जो अरे है इसकी हमें सॉर्टिंग करनी है। तो इसके लिए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप एल्गोरिथम का क्या है ये समझते हैं। तो जो जे है, क्योंकि हमें इन एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करना है, तो इस एलिमेंट को हमें किसी एक वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ओवरराइट हो जाएगा। तो हम एक यहाँ पे करंट एलिमेंट को की नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, पाइवट एलिमेंट भी इसे आप बोल सकते हैं। तो की इक्वल टू ए ऑफ जे, एंड ए ऑफ जे दिस टाइम इज 2, ए ऑफ जे इज 2, तो ए ऑफ जे इज 4, क्योंकि जे 2 है तो की अभी हमारी 4 है। तो अब हम करेंगे क्या कि इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि जब तक 4 की वैल्यू, ए जे की वैल्यू इनसे छोटी है तब तक इन एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि जब तक ए आई की वैल्यू की से बड़ी है तब तक ए आई को आगे शिफ्ट करते जाएं। यानी कि इसी कंडीशन को हम लिख लेते हैं कि इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन की, तो की हमारा ये करंट एलिमेंट है, तो ए आई अगर की से बड़ा है तो हम ए आई को ए आई प्लस 1 पे राइट कर देंगे, यानी कि ए आई प्लस 1 इक्वल टू ए आई हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप एल्गोरिथम का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ए ऑफ आई 5 इज ग्रेटर देन 4, यस कंडीशन ट्रू है, तो इसको हम क्या करेंगे आगे पोजीशन पे राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 5 आ गया, और फिर आई को एक माइनस कर देंगे, तो आई हमारा यहाँ 0 पे आ गया। तो अब हम आई की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है क्योंकि आई 0 बन गया, तो अब हम यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देंगे, और ए ऑफ आई प्लस 1, ए ऑफ आई प्लस 1 पे आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, ए ऑफ आई प्लस 1 पे हम की को राइट कर देंगे। तो जब ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा तो ए ऑफ आई प्लस 1 पे की जो हमारी 4 है इसको राइट कर दिया, तो ये हमारा फर्स्ट पास हो गया 9 3 2 7 8, बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज स्टोर रहेंगे। अब सेकेंड पास में हम क्या करेंगे कि जे हमारा जे जो था हमारा 2 था, तो अब हमारा जे एक आगे इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये हमारा आउटर लूप है। तो जे की वैल्यू हमारी 3 हो गई, जे यहाँ आ गया, तो आई कहाँ आ जाएगा, आई हमारा जे से एक कम हो जाएगा, तो आई इक्वल टू जे माइनस 1 जो हमने लिखा था, तो ये हो गया। तो एल्गोरिथम को हम रिपीट करते हैं, ए आई इज ग्रेटर देन 9, नो, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। अब हम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो सेकेंड पास में हमारे पास कोई शिफ्टिंग नहीं हुई, सेकेंड पास में नो शिफ्टिंग। लेकिन अगर ये एलिमेंट्स वर्स्ट ऑर्डर में सॉर्ट होते, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होते, तो फिर हर केस में हमारी शिफ्टिंग होती। तो अब हम थर्ड स्टेप ऑफ एल्गोरिथम को करेंगे। उसके पहले हमें क्या करना है, जे को एक आगे और बढ़ाना है। तो जे हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जे इक्वल टू 4 हो जाएगा, और आई जे के एक पहले हो जाएगा, तो आई इक्वल टू जे माइनस 1 हो जाएगा। तो आई अभी हमारा यहाँ पे है। तो अब देखते हैं हम
ए ऑफ आई दैट इज 9 इज ग्रेटर देन, इसको की में ले लेना है तो की से कंपेयर करना है, की इक्वल टू 3, की इक्वल टू ए ऑफ जे। तो ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन की, दैट इज 9 इज ग्रेटर देन 3, यस। तो हम क्या करेंगे, 9 को ए आई प्लस 1 पे राइट कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो 9 यहाँ आ गया। आई को इसके बाद यहाँ पे माइनस कर दिया, यानी 5 के नीचे, तो 5 इज ग्रेटर देन की, यस 3, तो हम 5 को आगे 9 के नीचे राइट कर देंगे, 5 हो गया। नाउ आई एक और माइनस हो जाएगा, आई इधर को माइनस होता जाएगा, तो आई हमारा यहाँ 4 के पास आ गया, तो 4 इज ग्रेटर देन की, यस, तो 4 को हम अगली पोजीशन पे राइट कर देंगे, तो 4 यहाँ पे आ गया। इसके बाद आई और माइनस हो जाएगा, तो आई यहाँ हो गया, आई 0 हो गया, तो आई की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, इसके बाद कंडीशन टर्मिनेट होने के बाद ए आई प्लस 1 यानी A1 पे, क्योंकि आई 0 है तो A1 पे हम की को राइट कर देंगे, तो की हमारी 3 यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे बचे हुए एलिमेंट्स, ये अरे हमारी हमेशा सॉर्टेड रहेगी, 2 7 8। अब हम जे को आगे और बढ़ा देंगे, तो जे यहाँ पे हो गया, जे इक्वल टू हमारी वैल्यू है 5, जे की वैल्यू है 5। तो अब हम की वैल्यू जो हो गई वो की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ से हमारा अगला पास स्टार्ट हो रहा है, पास नंबर 4। तो आई हमारा इससे एक पहले है, तो अब हम क्या करेंगे, 9 इज ग्रेटर देन 2, यस, तो 9 को आगे शिफ्ट कर दिया, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 5 को आगे शिफ्ट कर दिया, 4 इज ग्रेटर देन 2, तो 4 को यहाँ पे आगे शिफ्ट कर दिया, 4, 3 इज ग्रेटर देन 2, यस, तो 3 को हमने 4 के प्लेस पे राइट कर दिया। अब इसके बाद आई की वैल्यू हमारी जो है इधर आ जाएगी, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आई 0 होने से कंडीशन हमारी लूप की कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ए आई प्लस 1 पे की को राइट कर देंगे, तो ये हमारा 2 हो गया, और बाकी बचे हुए एलिमेंट 7 और 8 को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। तो ये हमारी अरे अभी तक की सब अरे जो है 1 से लेके j-1 तक की सॉर्टेड है। अब जे आगे पहुंच गया, जे इज इक्वल टू 6, तो की इक्वल टू ए ऑफ जे विच इज 7। तो यही काम हम फिर से करेंगे, 9 इज ग्रेटर देन की, यस, तो 9 को हमने यहाँ पे राइट कर दिया, 5 इज ग्रेटर देन 7, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब हम यहाँ से टर्मिनेट हो जाएंगे, और ए आई प्लस 1 पे आई की वैल्यू यहाँ पे पहुँच चुकी है, पहले आप फिर से देख सकते हैं, आई की वैल्यू यहाँ थी, तो ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन 7, यस, तो हमने क्या किया, ए आई प्लस 1 पे इसको राइट कर दिया। इसके बाद आई को माइनस कर देंगे, तो आई 5 पे आ गया, 5 इज ग्रेटर देन 7, नो, तो अब हम क्या करेंगे, ए आई प्लस 1 जो कि यहाँ पे है 9 के नीचे, 9 के पास, तो इसको हम की को राइट कर देंगे, 7 हो गया, और बाकी यहाँ पे 4 3 2 ये एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। तो हमारी सब अरे ये हो गई। इसके बाद हमारे पास लास्ट एलिमेंट 8 बचा है, तो जे यहाँ पे आ गया, जे इक्वल टू 7 और की इक्वल टू हमारी 8 हो गई, और आई हमारा जे से एक कम होगा। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे 9 इज ग्रेटर देन की, यस, तो हम 9 को यहाँ आगे राइट कर देंगे, आई को यहाँ सबट्रैक्ट कर देंगे, 7 इज ग्रेटर देन 8, नो, तो ए आई प्लस 1 अगली पोजीशन पे हम की को राइट कर देंगे, तो 8 हमारा यहाँ पे आ गया, और 7 5 4 3 2 ये एज इट इज रहेगा। तो 10 नाउ आवर अरे इज इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो इस तरह से ये हमारा अगला पास है। तो इस तरह से हमारी अरे सॉर्टिंग हो गई, सॉर्टेड हो गई। अब हम अगर इसको वर्स्ट केस लेते हैं तो हम इसका रनिंग टाइम या कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी हालांकि कंसीडर कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। एग्जैक्ट रनिंग टाइम हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो इस एलिमेंट के जो नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे, ये 1 कंपैरिजन होगा, इसके 2 कंपैरिजन होंगे, इसके 3 कंपैरिजन होंगे वर्स्ट केस में, इसके 4 कंपैरिजन, और
लास्ट जो एलिमेंट n है उसके n-1 कंपेरिजन होंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में वो क्या होती है, नंबर ऑफ कंपेरिजन्स। तो अगर हम देखना चाहें रफली तो नंबर ऑफ कंपेरिजन फर्स्ट सेकंड एलिमेंट के 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, तो लास्ट एलिमेंट का n-1 हो जाएगा। तो ये हमारी एक AP सीरीज बन रही है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे, तो n-1 इंटू n-1 प्लस 1, n इंटू n प्लस 1/2 होती है ना, तो ये हुआ n इंटू n-1/2 और दिस विल बिकम ऑर्डर ऑफ n²। लेकिन हम इस कॉम्प्लेक्सिटी का कैलकुलेशन कुछ डिटेल में करेंगे। तो इस तरह से करके हमने इस एल्गोरिथम का प्रोसीजर समझ लिया है। नाउ वी विल बेस्ड ऑन दिस प्रोसीजर वी विल राइट द एल्गोरिथम ऑफ दिस, दैट इज एल्गोरिथम क्या है, स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर दैट वी आर यूजिंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो इसको हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें जो जे का लूप था, आपने देखा कि जे हमारा 2 से चल रहा था, तो हम जे का एक लूप स्टार्ट करेंगे। तो फॉर जे इक्वल टू 2 टू लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए इज लेंथ ऑफ अरे, जो कि हम n मान सकते हैं। हम अलग से ऊपर जो है इस लूप के ऊपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं n इक्वल टू लेंथ ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद हमने अगला काम क्या किया कि एजे को की में स्टोर किया। तो अब ध्यान रहे कि एल्गोरिथम लिखने के लिए हमें या तो फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे बिगिन और एंड लिख दें, या डू और एंड फॉर लिख दें, या फिर इंडेंटेशन का यूज कर लें। इंडेंटेशन का मतलब अगर फॉर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो फॉर के अंदर के जितने भी स्टेटमेंट हमें रन कराने हैं वो थोड़ा आगे से स्टार्ट होंगे, यानी थोड़ा आगे से हम लिखेंगे। तो हम यहाँ से लिखते हैं अगला स्टेप जो है की इक्वल टू ए ऑफ जे। तो हमने सबसे पहले जे को 2 से स्टार्ट किया एल्गोरिथम में, अभी आपने देखा, और इसके बाद एजे को की में स्टोर कर दिया। इसके बाद हम अगर देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम एक कमेंट लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, इंसर्ट एजे एजे जो कि हमारा की होगा, एजे जो है वो की होगा, की एट प्रॉपर पोजीशन इन अरे विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to j-1। तो जो हमारी सब अरे है 1 to j-1, उसमें हम की को जो भी उसकी प्रॉपर पोजीशन होगी वहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। तो हम एजे जो करंट एलिमेंट है, पाइवट एलिमेंट है, उसको की में कॉपी करते हैं। फिर अगला हम काम क्या करते हैं, एक इंडेक्स वेरिएबल और लेते हैं i इक्वल टू j-1, वो j से एक कम होता है, i इक्वल टू j-1। इसके बाद हमें क्या करना है कि ए आई को की से कंपेयर कराते जाना है जब तक कि आई की वैल्यू 0 से बड़ी है। यानी कि इसके लिए हमें एक व्हाइल लूप और लगाना पड़ेगा, व्हाइल आई इज, ये पैरेंथेसिस लगाने के एल्गोरिथम में ज़रूरत नहीं है, आई इज ग्रेटर देन 0 एंड ए आई इज ग्रेटर देन की। तो जब तक हमारा i की वैल्यू 0 से बड़ी है और साथ साथ ai की वैल्यू की से बड़ी है, तब तक हम क्या करते जाएंगे, एलिमेंट्स को शिफ्ट करते जाएंगे। तो व्हाइल के अंदर के स्टेटमेंट व्हाइल के थोड़ा आगे से लिखेंगे। तो यहाँ पे ai प्लस 1 पे हम क्या करेंगे, ai को राइट कर देंगे और i को हम ai प्लस 1 पे ai को राइट कर देंगे और i को हम एक सबट्रैक्ट कर देंगे, तो i इक्वल टू i-1।
तो ये हमारा व्हाइल लूप हो जाएगा। और जैसे ही व्हाइल लूप टर्मिनेट होगा तो हमें वही काम करना है कि की को ai+1 पे कॉपी करना है। तो ये व्हाइल के बाहर का स्टेटमेंट है, तो व्हाइल के बराबर से लिखेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे a(i+1) इक्वल टू की। तो ये हमारी एल्गोरिथम यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज एल्गोरिथम, तो उसमें हमने ये देखा कि इट इज स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर दैट वी आर यूजिंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो स्टेप वाइज फिलहाल हमने इंडेंटेशन यूज किया है, पर सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए हम हर एक स्टेप को एक नंबर दे देंगे। तो इसको हमने लाइन नंबर 1 दिया, इसको की इक्वल टू एजे को लाइन नंबर 2 दिया, ये जो कमेंट लाइन है इसको हमने लाइन नंबर 3 दिया, और इसके बाद लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर, इस लाइन को लाइन नंबर 6, आई को लाइन नंबर 7, और इसको हम लाइन नंबर 8। तो हमारी जो एल्गोरिथम है वो 8 स्टेप्स की है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 कॉलम और बना लेते हैं, और ये है। अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी निकालते टाइम हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि हर एक स्टेटमेंट या कंडीशन या एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूशन टाइम देखना है। अब हमने असेंबली लैंग्वेज में भी या माइक्रो प्रोसेसर में भी ये पढ़ा है कि वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जैसे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, एंड ईच टेक डिफरेंट एग्जीक्यूशन टाइम। तो इसी तरह से वही स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन या ऑपरेटर्स जो है यहाँ पे भी हैं, और हर एक ऑपरेटर अलग अलग टाइम लेता है। जैसे यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये कुछ अलग टाइम लेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन है कुछ अलग टाइम लेगा, प्लस ऑपरेटर कुछ अलग टाइम लेगा, मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन या ऑपरेटर कुछ अलग टाइम लेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो ये एग्जीक्यूशन कॉस्ट है या एग्जीक्यूशन टाइम है, उसको हम एक, जो भी टाइम होगा एक ऑपरेटर का वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसको हम यहाँ पे कांस्टेंट मान लेंगे। तो हम यहाँ पे 2 कॉलम में क्या लिखने जा रहे हैं, एक में तो हम लिखेंगे एग्जीक्यूशन कॉस्ट ऑफ व्हाट, एग्जीक्यूशन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, और दूसरा लिखेंगे हम नंबर ऑफ टाइम्स दैट ऑपरेशन इज एग्जीक्यूशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइम दैट ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटिंग। तो हमें सबसे पहले हम कॉस्ट देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे जो ऑपरेशन इन्वॉल्व हैं, इनकी टोटल कॉस्ट हम मान लेते हैं C1 है। इस ऑपरेशन में जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट लगेगी वो हम C2 मान लेते हैं, और ये हमारी कमेंट लाइन है, तो कमेंट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी और इसकी कॉस्ट हम 0 मान लेते हैं। इसके बाद i इक्वल टू j-1 लाइन नंबर 4, इसका जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट है हम वो C3 मान लेते हैं। ये व्हाइल की जो कंडीशन है, इसका एग्जीक्यूशन कॉस्ट जो या एग्जीक्यूशन टाइम है वो 4 मान लेते हैं। ये C5 हो गया, ये इसकी C6 हो गई, और इसका हमने C7 मान लिया। तो ये हमने एग्जीक्यूशन कॉस्ट मान लिया। अब हमें ये देखना है कि हर एक स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में, पूरे एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में, हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन यहाँ पे देखें, क्योंकि हमने लाइन नंबर दे रखा है, तो हर एक लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट करनी है, ये ज़रूर ध्यान रखें। जो अभी मैंने बात बताई कि हर एक लाइन का पूरे एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन में कितनी बार रन होगी वो। तो ये जो j इक्वल टू 2 से n तक है, ये कितनी बार चलेगी, अगर देखा जाए तो 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, n के लिए चलेगी। लेकिन ये ध्यान रहे क्योंकि ये लूप है तो ये n तक तो चलेगा,
बट ये एक ज़्यादा तक चलेगा, क्योंकि वो फॉल्स कंडीशन के लिए भी स्टेटमेंट ये कंडीशन चलती है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से, क्योंकि सी सभी लोग पढ़ते हैं, तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हमारा एक फॉर लूप है i इक्वल टू 1 से i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, ये हम सी का लूप लिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट है S1, ये कुछ हो सकता है जैसे x इक्वल टू वाई प्लस जेड टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर आप देखिए तो ये i इक्वल टू 1 केवल एक बार चलता है, और ये जो ये जो कंपैरिजन ऑपरेशन है ये कितनी बार चलेगा, i इक्वल टू 1 के लिए 2, 3, 4, 5 के लिए चलेगा, 5 बार चलेगा। और ये 5 बार ट्रू होगा, तो ट्रू होने के बाद 5 बार कंट्रोल जो है लूप के अंदर आएगा, तो ये S1 स्टेटमेंट यहाँ पे 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। लेकिन i की वैल्यू एक बढ़ के 6 भी जाएगी। तो अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें तो ये ऑपरेशन जो कंडीशन है वो हमारा 6 टाइम चलेगा। अगर यहाँ n है तो n+1 टाइम चलेगा, बट लूप के अंदर के जो स्टेटमेंट हैं वो इससे एक कम टाइम चलेंगे। तो यही चीज़ यहाँ भी है। तो ये देखिए 2 से लेके n तक चल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स दिस विल बी एग्जीक्यूटेड इज n। अगर ये 1 से n तक होता तो क्या होता, n टाइम चलता ना। तो इसलिए हमारा, क्योंकि ये फॉल्स कंडीशन के लिए भी चल रहा है, तो ये n टाइम चलेगा। ये जो 1 यहाँ एक कम हो रहा है वो फॉल्स कंडीशन में इंक्लूड हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट हमारा n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अब ये अगला स्टेटमेंट की इक्वल टू एजे है, जो कि फॉर लूप के अंदर है। तो ये इससे जो जितनी बार ये फॉर की कंडीशन चली है उससे एक कम तक चलेगा, और ये हमारा चलेगा n-1 टाइम्स। ये कमेंट लाइन है, कमेंट लाइन एक भी टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगी। हालांकि चलेगा कितनी बार, इसकी कॉस्ट तो 0 है, ये चलेगा n-1 टाइम्स। इसके बाद ये वाला i इक्वल टू j-1 भी हमारा n-1 टाइम्स ही चलेगा, क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट है, तो ये n-1 टाइम चलेगा। अब मेन ध्यान देने वाली बात है कि ये व्हाइल की जो कंडीशन है वो कितनी बार चलेगी। तो ये ध्यान रहे कि ये लाइन नंबर 5 है, और ये व्हाइल लूप जो है फॉर लूप के अंदर है। तो फॉर लूप के अंदर है तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर फॉर लूप, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये व्हाइल जो कंडीशन है पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। तो इसके लिए ये देखना है कि j इक्वल टू 2 के लिए भी चलेगा, ये j इक्वल टू 3 के लिए भी चलेगा, पूरा लूप चलेगा, और इसके बाद j इक्वल टू n के लिए भी ये पूरा लूप चलेगा। तो 1 बाई 1 अगर आप कंसीडर करें तो j इक्वल टू 2 के लिए i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू हो गई 1। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है i इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, और फिर i की वैल्यू एक कम हो जाएगी तो 0 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हमारा i से एक ज़्यादा, i की वैल्यू 1 थी तो ये 2 टाइम्स चलेगा। यही सेम चीज़ जो यहाँ लॉजिक हमने समझा वही सेम चीज़ यहाँ भी है। तो i की वैल्यू 1 है तो ये कितनी बार चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा, एक ट्रू के लिए एक फॉल्स के लिए। तो इसका मतलब हम और ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो j की वैल्यू है उतनी बार चलेगा। तो अगर j की वैल्यू 2 है तो व्हाइल की कंडीशन 2 टाइम्स चलेगी, j की वैल्यू 3 है तो व्हाइल की कंडीशन 3 टाइम्स चलेगी, और इसी तरह से 4 टाइम्स, और अगर j की वैल्यू n है तो ये कंडीशन n टाइम्स चलेगी। तो ये हमारा जो व्हाइल की कंडीशन है ये टोटल इतनी बार चलेगी। तो इसको हमें समेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा j इक्वल टू 2 to n, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं t ऑफ j। तो tj क्या है, tj इज नंबर ऑफ टाइम्स दिस कंडीशन इज एग्जीक्यूटिंग। तो हम यहाँ पे tj को लिख भी सकते हैं, tj इज नंबर ऑफ टाइम्स द कंडीशन विल रन या कंडीशन विल एग्जीक्यूट। तो j इक्वल टू 2 के लिए 2 टाइम चलेगी, j इक्वल टू, यही अभी हमने कैलकुलेट किया था, j इक्वल टू 3 के लिए
3 टाइम चलेगी, तो ये इस तरह से हमारा समेशन हो जाएगा। यानी ये जो व्हाइल की कंडीशन है पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में इतनी बार चलेगी। अब फिर से ध्यान दें कि व्हाइल के हमें अगली 6 लाइन का देखना है कि लाइन नंबर 6 पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कितनी बार चलेगी। तो इसके लिए ये कंडीशन जितनी बार चलती है उससे एक कम बार चलेगी। यही हमने यहाँ लूप में भी देखा कि ये लूप की कंडीशन जितनी बार चलती है, लूप के अंदर के स्टेटमेंट उससे एक कम टाइम चलेंगे। तो इसलिए ये जो हमारा चलेगा सिग्मा जे इक्वल टू 2 to n और टीजे -1 टाइम चलेगा। ध्यान दें, इसको हम अलग से भी फिर से भी समझ सकते हैं कि अगर j इक्वल टू 2 के लिए ये कंडीशन 2 टाइम्स चल रही है, ध्यान देना बहुत क्लियर, j इक्वल टू 2 के लिए 2 टाइम्स चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट केवल एक बार चलेगा, तो 2 - 1। इसके बाद j इक्वल टू 3 के लिए अगर हम देखते हैं तो ये कंडीशन 3 टाइम्स चलेगी, तो ये चलेगा 3 - 1 टाइम्स, यानी टीजे की वैल्यू फिलहाल 3 है तो ये 3 - 1। इसी तरह से j इक्वल टू 4 के लिए अगर देखें तो ये कंडीशन 4 बार चलेगी, और 4 बार चलने के बाद ये अंदर के स्टेट में 3 टाइम्स चलेंगे, तो j इक्वल टू 4 के लिए क्या हुआ, 4 - 1 3 टाइम्स। तो इस तरह से ये इसका एग्जीक्यूशन होगा। सिमिलरली i इक्वल टू का भी इसी तरह से एग्जीक्यूशन होगा, तो j इक्वल टू 2 to n और ये हो जाएगा हमारा tj -1 टाइम्स। और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये क्योंकि फॉर लूप के अंदर है, तो फॉर लूप हमारा n टाइम्स चल रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा n - 1 टाइम्स चलेगा। तो इस तरह से करके हमने ये देख लिया कि इस एल्गोरिथम की हर एक लाइन कितनी बार रन होगी। अब हमें इस एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन टाइम पता करना है, तो इसके लिए इस लाइन की एग्जीक्यूशन कॉस्ट C1 है और ये लाइन हमारी n टाइम चल रही है, तो इस लाइन की एग्जीक्यूशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, C1 × n। तो टोटल एल्गोरिथम का जो एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेटिव सम हो जाएगा, यानी C1 × n + C2 × n - 1। तो यही हम क्योंकि एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी या रनिंग टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम इसको टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एल्गोरिथम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, और जो कि है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये हम निकालना चाहते हैं, और ये दिस इज फंक्शन ऑफ n। तो n नंबर ऑफ इनपुट पे वेरी करेगा। अगर इनपुट साइज हमारा कम है, तो जैसे मान लिया 5 वैल्यूज़ को हमें सॉर्टिंग करनी है तो कम टाइम लगेगा, 1000 वैल्यूज़ हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मिलियंस वैल्यूज़ हैं तो कुछ और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमेशा जो रनिंग टाइम है दैट डिपेंड्स ऑन इनपुट साइज। तो Tn जो है, जो अभी हमने कैलकुलेशन किया था, इसको हम लिख लेते हैं C1 × n + C2 × n - 1 प्लस 0, जो कमेंट लाइन थी 0 × n - 1 प्लस C3 × n - 1 प्लस C4 × सिग्मा j इक्वल टू 2 to n एंड दिस इज tj। ये लाइन नंबर 5 है, ये देखिए C4 × दिस। इसी तरह से लाइन 5 के लिए, लाइन नंबर 6 के लिए C5 प्लस C5 × सिग्मा j इक्वल टू 2 to n एंड दिस इज tj -1, और इसके लिए C6 × सिग्मा j इक्वल टू 2 to n एंड अगेन दिस इज tj -1, और लास्ट जो लाइन नंबर 8 है उसके लिए C7 × क्योंकि ये n - 1 टाइम चल रही है, तो C7 × n - 1। अब हम क्या करेंगे, ये तो जनरल इक्वेशन हो गई। अब हम इस एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है 2 केसेस में फाइंड आउट करेंगे, एक तो बेस्ट केस और एक वर्स्ट केस। तो बेस्ट केस
कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, बेस्ट केस क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स आर इन सॉर्टेड ऑर्डर इन डिजायर्ड ऑर्डर। तो ऑल एलिमेंट्स आर इन सॉर्टेड ऑर्डर अभी हमारा क्या है, असेंडिंग है, यानी जिस ऑर्डर में हम सॉर्ट करना चाहते हैं एलिमेंट उसी ऑर्डर में है। तो ये ध्यान रहे एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लिया 5, 7, 9, 15 ये हमारे पास वैल्यूज हैं और ये करंट वैल्यू मान लिया ये की है। तो अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में है तो ये हमारी की यहाँ है, तो इसको हम आई यहाँ पे होगा, आई इज ग्रेटर देन की नो, यानी कि ये कंडीशन हमारी केवल एक ही बार फॉल्स हो जाएगी। तो अगर हम एल्गोरिथम में देखें तो ये लाइन चलेगी, पूरा ये लाइन चलेगी जब एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में है, ये लाइन चलेगी। बट ये वाला जो कंडीशन है ये हमारी आई इज ग्रेटर देन तो कुछ नहीं, ये वाली कंडीशन जो है ए आई इज ग्रेटर देन की, दिस विल एग्जीक्यूट ओनली वंस। बेस्ट केस में ये वाली लाइन केवल एक बार चलेगी और कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी। अभी अभी हमने देखा ए आई इज ग्रेटर देन की, ये कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स हो जाएगी, ए आई ग्रेटर देन की। तो ये केवल कंडीशन एक बार एग्जीक्यूट होगी, बट इसके अंदर के जो स्टेटमेंट हैं वो एक भी बार नहीं चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो टीजे की वैल्यू है, नंबर ऑफ टाइम्स दिस कंपैरिजन विल एग्जीक्यूट, टीजे बराबर 1 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से इसको हम इस फार्मूले में रख देते हैं, या फिर हम एल्गोरिथम से दोबारा कंप्यूट कर सकते हैं। ये देखिए ये केवल एक आ जाएगा, ये एक बार चलेगी, j = 2 के लिए, 3 के लिए भी एक बार, 4 के लिए भी एक बार, 5 के लिए भी एक बार, n के लिए भी एक बार चलेगी। अब बट ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो इनकी एग्जीक्यूशन कॉस्ट 0 हो जाएगी। तो यही चीज़ हमें यहाँ लिखनी है। तो चाहे टीजे की वैल्यू आप 1 रख दें या फिर इस एल्गोरिथम से दोबारा से ये इक्वेशन लिख लें, दोनों से ही काम हमारा बन जाएगा। तो इसको हम फिर से लिख लेते हैं, Tn बराबर C1 इंटू n प्लस C2 इंटू n-1 प्लस ये हमारा 0 हो गया, प्लस C3 इंटू n-1 और ये C4 जो है प्लस C4 इंटू सिग्मा j = 1 to j = 2 to n, और ये हमारा टीजे की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और यहाँ पे टीजे -1 है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 टीजे की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 ये 0 हो गया। C6 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, C6 इंटू 0 बराबर 0, और ये हमारा हो जाएगा C7 इंटू n-1। तो ये इसका टाइम हो जाएगा। और अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा। इसको हम क्या करते हैं कि इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे। सो दिस विल बिकम Tn = C1 इंटू n प्लस C2 इंटू n-1 प्लस 0 प्लस C3 इंटू n-1, और ये जो C4 है ये हमारा जो है प्लस C4 इंटू सिग्मा 2 = 2 to n से 1, यानी इसको हमें 1 को ऐड करना है, 1 2 के लिए भी ऐड करना है, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी और n के लिए। तो टोटल कितनी बार होगा, n-1 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, n-1 हो जाएंगे। तो दिस, और आगे हमारा ये 0 था, प्लस 0 प्लस C7 इंटू n-1 हो जाएगा। तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए Tn = क्या हुआ, C1 इंटू n प्लस C2 इंटू n-1 प्लस 0 को छोड़ देते हैं हम फिलहाल, C3 इंटू n-1, और ये C4 है। तो 1 को अगर हम n-1 टाइम्स जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n-1। तो C4 इंटू n-1, 1 को 5 टाइम जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, n-1 टाइम्स जोड़ेंगे तो n-1 हो जाएगी।
तो इस तरह से C7 इंटू n-1। अब क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमें n, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, तो n का एक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, n की एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि n वाले जो टर्म्स हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो C1 प्लस C2, यहाँ से C2 इंटू n आएगा तो C2 को कॉमन ले लिया, प्लस C3 प्लस C4 प्लस C7 इंटू n। और यहाँ पे हमारे अगले टर्म्स माइनस के हैं तो यहाँ पे माइनस रख लिया, और ये हो गया हमारा C2, ये हो गया प्लस C3 प्लस ये हो गया C4 प्लस ये हो गया हमारा C7। तो ये हमारी जो इक्वेशन बन गई an माइनस बी टाइप की इक्वेशन बन गई, या इसे आप a इंटू n प्लस बी टाइप भी बोल सकते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में इसकी जो अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, ऑर्डर ऑफ n क्या बताता है, मैक्सिमम रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम। तो इसलिए हम n का हायर डिग्री वाला टर्म कंसीडर करते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d पॉलिनोमियल है, तो इसका हायर डिग्री वाला जो टर्म है वो n³ है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी on³ हो। तो इस तरह से इसका जो रनिंग टाइम हो जाएगा O ऑफ n हो जाएगा, यानी इसकी बेस्ट केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है लीनियर होगी, ऑर्डर ऑफ n। नाउ ये तो हुआ हमारा बेस्ट केस में। अब हम इसकी वर्स्ट केस में रनिंग टाइम निकालेंगे। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कंसीडर करेंगे, और इसके लिए हमें इक्वेशन जो है वही वाली कंसीडर करनी है। तो इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे पास में। तो Tn इज व्हाट, C1 इंटू n प्लस C2 इंटू n-1 प्लस 0 इंटू n-1 प्लस C3 इंटू n-1 प्लस C4 इंटू सिग्मा ऑफ j इक्वल टू 2 to n t ऑफ j, और इसके बाद C5 प्लस C5 इंटू सिग्मा j इक्वल टू 2 to n, एंड हियर दिस इज tj-1, और ये C6 टर्म भी ऐसा ही होगा, C6 इंटू सिग्मा j इक्वल टू 2 to n, एंड दिस विल आल्सो बी tj-1। और इसके बाद C7 जो है वो n-1 हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 सारे टर्म्स हमने लिख लिए हैं। तो अब हम इसको केवल सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो इसके लिए हम C1 इंटू n प्लस C2 इंटू n-1, और इसको हम 0 लिख लेते हैं, 0 प्लस C3 इंटू n-1, और इसको अब हम ओपन कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस C4 इंटू, ये 2 के लिए tj की वैल्यू 2 हो गई, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n, ये हो गया। इसके बाद C5 के लिए भी हम लिखते हैं, C5 इक्वल इंटू j इक्वल टू 2 के लिए क्या हुआ, ये 2-1 1 हो गया, प्लस 2 प्लस 3, और n के लिए हो गया n-1। इसी तरह से C6 के लिए भी इसे लिख लेते हैं, C6 इक्वल टू यही सेम आएगा, 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन n-1, और आफ्टर दिस वी हैव टू राइट फॉर C7, तो C7 इंटू n-1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारा जो है C1 इंटू n प्लस C2 इंटू n-1 प्लस ये 0 को हम ओमिट कर देते हैं यहाँ पे, ये हुआ C3 इंटू n-1, और ये जो C4 का टर्म है इसे ध्यान देना है ज़रा एक बार। C4 ये हमारी AP बन रही है, 2 3 4 5 दिस, और हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n का सम पता है, तो इसलिए हम इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ही बना लेते हैं, तो उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो इसके लिए हम इसमें +1 और -1 कर देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
तो इस 1 को हम इधर कंसीडर कर लेते हैं, तो 1 + 2 + n हो जाएगा, और इसका जो सम आता है वो n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 आता है, और ये -1 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह से C5 का भी हमें लिखना है। C5 इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n-1, तो ये n-1 तक का जो टर्म सम है वो हमारे पास यहाँ पे टोटल n-1 टर्म है, तो ये हो जाएगा n × n + 1 वाला फार्मूला लग जाएगा। तो n-1 इंटू, क्योंकि n-1 टर्म है, तो n-1 इंटू n-1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। इसी तरह से C6 का भी सेम रहेगा, तो C6 का हम लिख लेते हैं n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2, ये +1 -1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे C7 इंटू, तो ये हमारा जो है यहाँ पे n-1 इंटू n हो गया। देखिए -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे C7 का टर्म जो है हमारा n-1 हो गया। तो C5 और C6 टर्म सेम है, क्योंकि Tj-1 है। अब हम इसे और एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, C1 इंटू n + C2 इंटू n-1 + C3 इंटू n-1, और इसको लिख लेते हैं C4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा n² / 2 + n/2 -1, और इसी तरह से C5 का टर्म भी लिख लेते हैं। C5 का जो ये -1 + 1 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा n² / 2 - n/2, और इसी तरह से C6 का भी सेम होगा, n² / 2 - n/2, और ये C7 इंटू n-1। अब हम इसको डिग्री के अकॉर्डिंग इनको सेग्रीगेट कर लेते हैं, तो ये हो गया। पहले n² का टर्म लिखेंगे, तो n² का टर्म हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो C4/2 यहाँ आ रहा है, C5/2, और यहाँ पे आ रहा है C6/2, बस इतने ही आ रहे हैं, इंटू n²। अब हम n का टर्म सेग्रीगेट करते हैं, तो C1 यहाँ पे आया, यहाँ पे C2 आया, प्लस C3 प्लस यहाँ पे C4/2, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया C4/2, और यहाँ पे प्लस ये -C5 हो जाएगा, -C5/2, और यहाँ पे -C6/2 हो गया, और यहाँ पे C7 और आ जाएगा, इंटू n। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट हमारा यहाँ पे प्लस की जगह हम माइनस कर देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा हो गया C2, और यहाँ से हो गया प्लस C3, और यहाँ से हो गया प्लस C4, और इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें कांस्टेंट टर्म हो गया प्लस C7। तो इसको माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस ओपन कर देंगे। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी वो हमारी बनी an² + b। a हम ये इस कांस्टेंट को मार रहे हैं, b हम इस कांस्टेंट को मार रहे हैं, b इंटू n प्लस c। तो c को हम माइनस ऑफ दिस मान रहे हैं। तो an² + bn + c टाइप की ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इसमें हम मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये वाले टर्म अगर लार्जर इनपुट साइज होता है, हमने लेक्चर नंबर 2 में बताया है कि n की वैल्यू जब बहुत लार्ज हो जाती है, जैसे मैं इसको बोलूँ 1 लाख, तो 1 लाख का स्क्वायर प्लस 1 लाख, तो ये 1 लाख जो है इसके कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल वैल्यू होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, केवल हायर ऑर्डर का टर्म ही कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² आ गई। तो Tn = ऑर्डर ऑफ n² इज द रनिंग टाइम इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज ऑफ इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। तो ये हमने एक कैलकुलेशन देखी है। इसके बाद हम जो है आगे कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेंगे, जिसमें हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स करेंगे, जैसे सम ऑफ n नंबर्स या इस टाइप के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेंगे और उनका जो है कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन
करेंगे इनपुट साइज के टर्म में।